Students, welcome to history class 11th. Students, in this video we will discuss about church and society. So let us begin. So church and society, क्या था चर्च का और सोसाइटी का रिलेशन क्या था, ये हम पढ़ेंगे. Though European became the Christian, they still held on some of their old beliefs in the magic folk tradition. Christian and Easter became the important dates from the 4th century. देखिए, वैसे तो रिलीजन जो था, क्रिश्चियन जो रिलीजन था पूरे यूरोप में फैल गया था, लेकिन पुराने रीति रिवाज अभी भी बंद नहीं किए थे उन्होंने. तो यूरोपियंस जो थे अभी भी पुराने रीति रिवाज चल रहे थे. लेकिन क्रिसमस जो थी एंड ईस्टर, ये दो जो दिन थे काफ़ी इम्पोर्टेंट बन गए. क्रिसमस आप मनाते हो 25 दिसंबर, आपको पता है. इन्होंने पुराने ओल्ड फेस्टिवल को रिप्लेस कर दिया था. द डेट ऑफ विच वॉज कैलकुलेटेड बाय द सोलर कैलेंडर. ईस्टर मार्क द क्रूसिफिकेशन. जो जीसस क्रिस्ट का जन्म था उसको क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, और ईस्टर मनाया जाता है जब उनका क्रूसिफिकेशन हुआ था, उस दिन मनाया जाता है. राइजिंग फ्रॉम द डेड, जब वो उनका क्रूसिफिकेशन हो गया था और वो दोबारा खड़े हो गए थे, उस दिन को मनाया जाता है ईस्टर. बट इट्स डेट वाज नॉट फिक्स्ड. इसका डेट जो है फिक्स नहीं है, क्योंकि पुराने जो सिस्टम था उन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया और नया सिस्टम शुरू हो गया है. ट्रेडिशनली on that day, people of each village used to tour of the village lands, which with the coming of Christianity they continue to do this, but they called the village the parish. पैरिश का मतलब जो प्रीस्ट के अंदर, सुपरविजन के अंदर जो आता है एरिया, उसको कहते हैं पैरिश. ओवरवर्क्ड पीजन वेलकम हॉलीडे. हॉलीडे जो है तब से स्टार्ट हुआ. हॉली का मतलब पवित्र दिन कहा जाता है जिस दिन को, अब हम हॉलीडे कुछ और सेंस में लेते हैं, लेकिन उस टाइम हॉलीडे मतलब उसको कहा जाता है. हॉली का मतलब पवित्र दिन, जिस दिन जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ या फिर क्रूसिफिकेशन के बाद फिर दोबारा वो राइज अप हो गए, उस दिन काम नहीं करना पड़ता था. ये था. These days were meant for prayer, but people usually spent good part of their time having fun and feasting. तो ये प्रायर पीरियड का टाइम के लिए डेडिकेट किया था, लेकिन ये जो दिन था लोग फन और फीस्टिंग में गुजारते थे. पिलग्रिमेज की जाती थी. फ्रॉम वाज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ. मैनी पीपल वेंट ऑन जर्नी टू द श्राइन्स ऑफ मार्टर और बिग चर्चेस. ये चर्चेस में जाते थे, श्राइन्स में जाते थे. तो इस तरह से ये था उस दिनों के बारे में, क्रिश्चियंस के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं. अब आता है थर्ड ऑर्डर. थर्ड ऑर्डर में आते हैं पीजेंट्स, फ्री एंड अनफ्री. पीजेंट्स जो थे, अनफ्री और फ्री कौन कौन से थे? फ्री पीजेंट्स वो जो काम करते थे अपनी लैंड के ऊपर. अनफ्री पीजेंट वो जो टीनेंट फार्मर्स थे. वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, नेमली दोज हु सस्टेन द फर्स्ट टू ऑर्डर्स. अब ऐसे थे जो थर्ड ऑर्डर था, ये लोग बहुत सारा जो पैसा था वो फर्स्ट टू ऑर्डर्स को देते थे. उनकी सर्वाइवल के जिम्मेवार ये थे. अगर ये कमाते नहीं तो वो खाते कहाँ से? कल्टीवेटर वर ऑफ टू काइंड्स, फ्री पीजेंट्स एंड सर्व्स. अब फ्री पीजेंट्स तो वो हैं जो अपनी लैंड के ऊपर काम करते थे, उनको तो सिर्फ टैक्स देना पड़ता था. लेकिन जो अनफ्री पीजेंट्स थे, सर्व्स थे, उनको लैंड के ऊपर काम करना पड़ता था और की लैंड के ऊपर भी काम करना पड़ता था. पीजेंट्स हैड देयर ओन फार्म्स. As tenant of the landlord, the men had to render military service at least 40 days every year. मतलब ये तो फ्री फार्मर्स जो थे, इनको उनकी लैंड पे ऊपर काम करना पड़ता था, और एटलीस्ट साल में 40 दिन इनको मिलिट्री में भी सर्विस देनी पड़ती थी. Peasant families had to seek aside certain days of a week, usually 3 but often more, when they would go to the lord's estate and work there. अब पीजेंट्स के जो बच्चे या उनकी जो वाइज होती थी या घर वाले होते थे, उनको हफ्ते में 2 दिन 3 दिन या इससे भी ज़्यादा दिन जो थे एस्टेट में जाकर काम करना पड़ता था. आउटपुट फ्रॉम द सच लेबर कॉल्ड लेबर रेंट वुड गो डायरेक्टली टू द लॉर्ड. अब ये क्या था? ये लेबर रेंट होता था. एक रेंट होता था पैसे की फॉर्म में, और दूसरा होता था रेंट, जो लेबर की फॉर्म में रेंट दिया जाता था, वो भी देते थे.
दे कुड बी रिक्वायर्ड टू गो टू अदर अनपेड लेबर सर्विसेज, मतलब जितनी भी सर्विस वो करते थे जैसे डिगिंग डिचेस, गैदरिंग फायरवुड, बिल्डिंग फेंसेस एंड रिपेयरिंग रोड्स बिल्डिंग, ये सारा काम वो बिना पैसे के करते थे. Besides helping the field, women and children had to do other tasks such spun thread, wove clothes, made candles and passed pressed grapes and prepare wine. ये सारा काम उनको फ्री में करना पड़ता था. डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता था पीजेंट्स को, जो किंग को देना होता था वो था टेली टैक्स होता था. और क्लर्जी को देने वाला टैक्स आपको पता ही है. अब सर्फ्स कौन थे? सर्फ्स कल्टिवेटेड प्लॉट ऑफ लैंड बट दीज बिलोंग टू लॉर्ड. अब ये थे सिर्फ लॉर्ड के. मच ऑफ द प्रोड्यूस जो था वो लॉर्ड को दिया जाता था. दे ऑल्सो हैड टू वर्क ऑन द लैंड विच बिलोंग एक्सक्लूसिवली टू द लॉर्ड. लॉर्ड की लैंड के ऊपर काम करते थे ये. दे रिसीव नो वेजेस एंड कुड नॉट लीव द एस्टेट विदाउट लॉर्ड्स परमिशन. बिना परमिशन के ये लॉर्ड्स की जगह को छोड़ नहीं सकते थे. A lord claimed a number of monopolies at the expense of his serf. सर्फ के ऊपर वो बहुत सारी मोनोपोली करता था, मतलब अपना अधिकार समझता था. सर्फ could use only their lord's mill to grind their floor. सर्फ का सिर्फ इतना सा अधिकार था कि वो क्या कर सकते थे, मिल्स यानी कि जो चक्की थी उसमें सिर्फ अपने खाने का आटा पीस सकते थे और अपने ब्रेड को बेक करने के लिए उसका ओवन यूज़ करते थे. वाइन यूज़ डिस्टिल वाइन करने के लिए, बियर वगैरह बनाने के लिए इसका यूज़ करते थे. द लॉर्ड कुड डिसाइड होम अ सर्फ शुड मैरी, किससे मैरिज करेगा, और ब्लेसिंग के बदले में वो पेमेंट देनी पड़ती थी सर्फ को. तो ये सारा काम सर्फ को करना पड़ता था. इसके बाद हम पढ़ेंगे इंग्लैंड के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टूडेंट्स. थैंक यू.